इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान यानी कि सब्जेक्ट साइंस का पार्ट 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। पाठ शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। जो भी पार्ट 2 के प्रश्न दिए गए हैं एनसीईआरटी की किताब में, उसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन और साथ ही पाठ के नोट्स दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पाठ में सबसे पहले पढ़ते हैं अम्ल। अम्ल के गुण धर्मों के बारे में। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। इसमें सबसे पहले दिया है हमें अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर अम्ल को हम चखेंगे तो वो स्वाद में हमें खट्टे लगेंगे। आगे है इसी में ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। अगर कोई भी नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आएगा तो उसका रंग परिवर्तित होकर लाल हो जाएगा। ठीक है, नीले को लाल में बदल देंगे, लेकिन लाल पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर लाल लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आएगा तो उसका रंग लाल ही रहेगा, सिर्फ नीले को लाल में बदल देते हैं। ठीक है, आगे है इसी में ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयंस देते हैं। अगर अम्ल में जल डाला जाएगा तो वो जल में हाइड्रोजन के धन आयंस बनाएंगे। ठीक है, धन आयन यानी कि जमा वाले। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं कुछ अम्ल के। सबसे पहले इसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, और इसी में एक आता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ऐसा उदाहरण ले लेते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है अम्ल का, तो वो है नींबू। ठीक है, नींबू में जो है वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई नीला लिटमस पत्र जितना भी नींबू के रस के संपर्क में आया उतना ये लाल रंग में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अम्ल में दो शब्द आते हैं, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। इन्हें भी समझना हमारे लिए जरूरी है। तो सांद्र अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प मात्रा में होता है, यानी कि अम्ल जो है वो ज्यादा हो, ठीक है, और पानी वो कम हो, पानी की मात्रा कम हो, अम्ल की मात्रा अधिक हो, तो उसे कहा जाएगा सांद्र अम्ल। ठीक है, इसी प्रकार से तनु अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में और जल अधिक मात्रा में हो। सांद्र का बिल्कुल उल्टा होगा तनु। यहाँ पर अम्ल जो है वो अल्प यानी कि कम मात्रा में है और जल अधिक मात्रा में है। अब बात आती है, अगर सांद्र अम्ल को हम तनु अम्ल में बदलना चाहें या तनु अम्ल को सांद्र अम्ल में बदलना चाहें तो किस प्रकार से किया जा सकता है? सांद्र अम्ल को हम पानी में मिला देंगे। ठीक है, सांद्र अम्ल को अगर पानी में डाल दिया जाए तो वो तनु अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से अगर तनु अम्ल में से हम पानी को वाष्पीकृत कर दें, ठीक है, पानी को वाष्पीकृत कर दिया जाए तो वो सांद्र अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अम्ल के गुणधर्म के बाद अब देखते हैं क्षारक के गुणधर्म। क्षारक को इंग्लिश में बेस कहा जाता है। इसमें सबसे पहले दिया हमें क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अगर क्षारक को हम अपनी जीवा यानी कि जीभ पर रखेंगे तो उनका स्वाद हमें कड़वा प्रतीत होगा। आगे है ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। अगर कोई लाल लिटमस पत्र क्षारक के संपर्क में आएगा तो उसका रंग बदलकर अपने आप ही नीला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नीले पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता, ये सिर्फ लाल को नीले में बदलते हैं। अगर कोई नीला लिटमस पत्र क्षारक के संपर्क में आएगा तो उसका रंग नीला ही रहेगा, सिर्फ लाल को नीले में बदलेंगे। ठीक है, आगे है ये जलीय विलयन में OH ऋण आयन देते हैं। ठीक है, अगर क्षारकों में जल डाला जाएगा तो जल में ये OH यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड के घटा माइनस यानी कि ऋण आयन प्रदान करेंगे हमें। ठीक है, कुछ उदाहरण ले लेते हैं क्षारक के, जैसे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये कुछ ऐसे उदाहरण हो गए जो हम लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला में देखते हैं। एक दैनिक जीवन वाला उदाहरण ले लेते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं क्षारक, तो वो है साबुन। ठीक है, साबुन में जो है वो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कोई लाल लिटमस पत्र साबुन के संपर्क में आएगा तो उसका रंग बदलकर नीला हो गया है। ठीक है, अब क्षारक में एक शब्द आता है क्षार। ठीक है, इन दोनों में अंतर है, क्षारक और क्षार में थोड़ा सा अंतर है, उसे समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्षार के बारे में पूछा जाता है तो बच्चे क्षारक के बारे में लिख के आ जाते हैं। तो क्षारक क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं? जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसे क्षारक जो जल में आसानी से घुल जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है क्षार। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण ले लेंगे इसका NaOH जो साबुन में पाया जाता है, ये आसानी से जल में घुल जाता है, तो हम इसको क्षार भी कह सकते हैं और क्षारक भी कह सकते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षारक के गुणधर्मों के बारे में पढ़ने के बाद अब बात आती है कि अम्ल और क्षारक, कोई भी हमें वस्तु दी गई है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो अम्ल है या क्षारक है? आप कहेंगे कि टच करके उसे। ठीक है,
तो रसायन विज्ञान में किसी भी चीज को चख कर या टच करके पता नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। रसायन विज्ञान में बहुत सारे ऐसे अम्ल होते हैं जो टच करने पर ही हमारे हाथों को जला सकते हैं, इसलिए आपको सावधानी रखनी है, किसी भी अम्ल या क्षारक को आपको टच नहीं करना है और ना ही उन्हें चखना है। तो कैसे पता लगाएंगे? उसको पता लगाने का तरीका है सूचक। सूचक क्या होते हैं? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है। ठीक है, सूचक कोई ऐसी चीज होती है जो विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाएंगे, और दर्शाने का तरीका क्या होगा? जब वो अम्ल के संपर्क में आएंगे तो उनका रंग या गंध तेज या कम हो जाएगी, या फिर उनका रंग जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, और क्षारक के माध्यम में आएंगे तो उनका रंग और कुछ अलग हो जाएगा जो अम्ल में नहीं होगा। अलग अलग रंग, यानी कि अम्ल के लिए अलग रंग दर्शाएंगे और क्षारक के लिए अलग रंग दर्शाएंगे। इसी प्रकार से गंध यानी कि खुशबू, अम्ल के संपर्क में आने पर खुशबू कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, या फिर क्षारक के माध्यम में अम्ल का बिल्कुल उल्टा हो सकता है। तो सूचक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम सूचक जिसे संश्लेषित सूचक भी कहा जाता है, और तीसरा है गंधीय सूचक। इन तीनों सूचकों के बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं आगे वाले पेज। सूचक का पहला प्रकार है प्राकृतिक सूचक। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। प्रकृति में हमारे पास क्या होता है? पेड़ पौधे। अगर जो भी ऐसे सूचक जो पेड़ पौधों से मिलते हैं उन्हें कहा जाएगा प्राकृतिक सूचक। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं इसके। उदाहरण में हमारे पास है यहाँ पर पहला लिटमस और दूसरा हल्दी, दोनों ही हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। अब ये अम्ल और क्षारक माध्यम कैसे बताएंगे कि कोई भी वस्तु दी गई है वो क्षारक है या अम्ल है? तो अगर कोई नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आएगा तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है लाल में। ठीक है, यानी कि लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र हम किसी वस्तु में डालेंगे, ठीक है, किसी विलयन में रखेंगे, अगर उसका रंग लाल में परिवर्तित हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो वस्तु क्या है? वो विलयन अम्लीय है। ठीक है, इसी प्रकार बिल्कुल इसका उल्टा, अगर कोई लाल लिटमस पत्र विलयन में डालने पर नीला रंग में परिवर्तित हो जाए तो वो होगा हमारा क्षारक। हल्दी का आपने नोटिस किया होगा, हल्दी के लिए हल्दी जो अम्ल के संपर्क में आने पर उसका रंग पीला ही रहता है। ठीक है, प्राकृतिक तौर पर हल्दी का रंग पीला ही होता है, तो अम्ल के संपर्क में आने पर ये अपना रंग परिवर्तित नहीं करती है। लेकिन जब हल्दी क्षारक के संपर्क में आएगी तो इसका रंग लाल हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, हम खाना खाते समय कपड़ों पर हल्दी यानी कि सब्जी गिर जाती है, उसमें हल्दी होती है। ठीक है, जब हम उसे धोते हैं यानी कि साबुन, जब वो साबुन के संपर्क में आती है, धोते समय उस पर साबुन लगाते हैं हम, तो वो साबुन यानी कि क्षारक के संपर्क में आती है तो उसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का ही सूचक है जो अम्ल में हमें पीला रंग प्रदान करता है और क्षारक के साथ इसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है, सूचकों का दूसरा प्रकार है कृत्रिम सूचक, या फिर हम कह सकते हैं संश्लेषित सूचक। संश्लेषित का मतलब होता है जिसे बनाया गया हो। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक या फिर संश्लेषित सूचक कहा जाता है। ठीक है, जो रसायन यानी कि केमिकल द्वारा प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक या फिर संश्लेषित सूचक कहा जाएगा। केमिकल यानी कि रसायन के द्वारा बनाए गए। उदाहरण देख लेते हैं इसके लिए। पहला है हमारे पास फेनोक्सिलीन और दूसरा है मेथिल ऑरेंज। ठीक है, ये दोनों उदाहरण हो गए। अब ये किस तरह से क्षारक और अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाते हैं? तो फेनोक्सिलीन जब अम्ल के संपर्क में आता है तो इसका रंग जो है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, यानी कि पानी जैसा रंग रहता है बिल्कुल इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का, जिस तरह का पानी होता है उस तरह का ही रंग होता है। ठीक है, अम्ल के संपर्क में आने पर इस तरह का। और अगर ये क्षारक के संपर्क में आएगा, फेनोक्सिलीन अगर क्षारक के संपर्क में आएगा तो इसका रंग गहरा गुलाबी या फिर कह सकते हैं कि बैंगनी हो जाता है। ठीक है, गहरा गुलाबी कहेंगे इसे, इस तरह का रंग हो जाता है। इसी प्रकार से मैथिल ऑरेंज जब अम्ल के संपर्क में आएगा तो इसका रंग परिवर्तित होकर लाल हो जाता है। अम्ल के संपर्क में आने पर मैथिल ऑरेंज का रंग जो है वो लाल हो जाता है। और मैथिल ऑरेंज अगर क्षारक के संपर्क में आएगा तो उसका रंग पीला हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये अम्लीय और क्षारक प्रवृत्ति, किसी भी विलयन की अम्लीय व क्षारक प्रवृत्ति को रंग द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, सूचक का तीसरा प्रकार है गंधीय सूचक। गंधीय यानी कि जो हम अपनी नाक से महसूस कर सकें। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिन पदार्थों की गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहा जाएगा। ठीक है, अगर अम्ल में गंध यानी कि खुशबू या बदबू जो भी आप कहेंगे वो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए और इसका उल्टा क्षारक के माध्यम में हो जाए तो हम पहचान सकते हैं
जो विलयन होगा वो अम्लीय होगा या क्षारक होगा। उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण हमारे पास है 3। पहला प्याज का रस, दूसरा वेनिला और तीसरा लौंग का तेल। ये किस प्रकार से अम्लीय व क्षारक माध्यम को बताएंगे। तो जब प्याज का रस अम्ल के संपर्क में आता है तो इसकी गंध जो है वो तीक्ष्ण यानी कि बढ़ जाती है। ठीक है, प्याज का रस जो है, प्याज में की जो बदबू या खुशबू जो भी आप समझते हैं वो बढ़ जाएगी। लेकिन जब ये क्षारक के माध्यम में आता है, ठीक है, जब अगर क्षारक विलयन में प्याज का रस डाला जाएगा तो इसमें से कोई भी गंध नहीं आएगी। ठीक है, तो किस तरह से हम पहचान सकते हैं। हमें कोई विलयन दिया गया है, उसमें हम प्याज का रस डालेंगे, अगर खुशबू या बदबू जो गंध होगी प्याज की वो बढ़ जाए तो हम कहेंगे कि वो विलयन जो है वो अम्लीय है। अगर जो गंध है वो कम हो जाए तो वो क्षारक माध्यम है। ठीक है, इसी प्रकार से वेनिला जो आइसक्रीम को फ्लेवर देने के लिए यूज किया जाता है। तो वेनिला आइसक्रीम आपने खाई होगी, वही वेनिला है ये। ठीक है, वेनिला अम्ल के संपर्क में आने पर इसकी खुशबू, ठीक है, इसकी गंध में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। लेकिन जब ये क्षारक के माध्यम में आता है तो इसमें से कोई भी गंध नहीं आती। ठीक है, इसी प्रकार से लौंग का तेल अम्ल के संपर्क में आने पर उसकी खुशबू या बदबू जो भी है, गंध वो है समान रहती है। लेकिन जब लौंग का तेल क्षारक के माध्यम में आता है तो उसमें से कोई भी गंध नहीं आती है। ठीक है, इस तरह से हम सूचकों के माध्यम से अम्लीय या क्षारक विलयन या पदार्थों को पहचान सकते हैं। ठीक है, पाठ में अगला विषय है अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण यानी कि जो भी अम्ल व क्षारक हैं वो अलग अलग चीजों के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में क्या चीजें बनाएंगे, इसी को कहा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। धातु अम्ल के साथ किस तरह से अभिक्रिया करेगा और धातु क्षारक के साथ किस तरह से अभिक्रिया करेगा। धातु आप समझते ही होंगे, धातु जैसे कि लोहा जिसे Fe से दर्शाया जाता है, पोटेशियम जिसे K से दर्शाया जाता है। इसी तरह से जिंक हो गया, जिंक को Zn से दर्शाया जाता है और सोडियम को Na से दर्शाया जाता है। इस तरह के ही धातुओं के साथ अम्ल किस तरह से अभिक्रिया करेंगे और क्षारक किस तरह से अभिक्रिया करेंगे, उदाहरण सहित देखते हैं। तो सबसे पहले धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल और धातु अभिक्रिया करके, ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, अम्ल और धातु दोनों अभिक्रिया करके उत्पाद में लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। अम्ल में लिया है हमने यहाँ पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और धातु में है यहाँ पर जिंक। ठीक है, जिंक धातु है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे और लवण बनाएंगे जिंक क्लोराइड ZnCl। ठीक है, ZnCl एक लवण है जिसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बना जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, कोई भी धातु हो, ठीक है, चाहे वो आयरन हो, लोहा हो, पोटेशियम हो, जिंक हो या सोडियम हो, कोई भी धातु है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमेशा लवण तथा हाइड्रोजन गैस ही उत्पाद में हमें देगा। इसी प्रकार से देख लेते हैं धातु की क्षारक के साथ अभिक्रिया। क्षारक के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाएगा। तो इसमें भी क्षारक जमा में धातु यानी कि क्षारक और धातु अभिक्रिया करेंगे और लवण तथा हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर भी क्या था, उत्पाद में हमें लवण तथा हाइड्रोजन गैस मिल रही थी। अम्ल के साथ अगर धातु अभिक्रिया करता है और क्षारक के साथ धातु अभिक्रिया करता है तो भी हमें लवण और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। ठीक है, इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। क्षारक में है हमारे सामने यहाँ पर NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और धातु फिर से हमने लिया है जिंक। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक दोनों अभिक्रिया करके लवण बनाएंगे। लवण है हमारे सामने यहाँ पर Na2ZNO2। ठीक है, यानी कि सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अम्ल धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करे या धातु के साथ क्षारक अभिक्रिया करे, दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों स्थितियों में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये निकलने वाली जो गैस है हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका परीक्षण किस तरह से किया जाएगा, आगे वाले पेज पर देखिए। धातु की अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया कराने पर जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसको पहचानने का जो तरीका है उसे देखते हैं। तो हाइड्रोजन गैस का परीक्षण, जो भी निकलने वाली गैस है हाइड्रोजन, उसे किस तरह से पहचाना जाएगा। तो इसमें है हाइड्रोजन गैस के निहित परत नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पोप की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी कि जो मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती जो हाइड्रोजन गैस के पास लाई जाएगी तो जो हाइड्रोजन गैस है वो बहुत ज्वलनशील गैस होती है, वो पोप ध्वनि के साथ तुरंत जल जाएगी। तो ये है स्टैंड, इसमें ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक के छोटे छोटे दाने लिए गए हैं और साथ ही इसके अंदर डाल दिया गया है अम्ल। अम्ल और जिंक की अभिक्रिया यानी कि धातु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी
ठीक है, वो बाहर नहीं निकल पाएगी इस कोर्क की वजह से। इस कोर्क के अंदर जो पाइप लगी है वो इससे गुजरेगी और उसे इस टब में भरे हुए साबुन के पानी के अंदर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ये साबुन के पानी के अंदर निकलेगी, ये हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल्स में, बुलबुलों में पैक हो जाएगी। ठीक है, और जो ये बुलबुले ऊपर आएंगे, बहुत हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, वो आसानी से ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये बुलबुले जब ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर इन बुलबुलों के पास हम जलती हुई मोमबत्ती लेके आएंगे तो ये पोप ध्वनि करते हुए, ठीक है, तुरंत जल जाएंगे पोप की ध्वनि के साथ। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्वलनशील गैस होती है हाइड्रोजन। ठीक है, अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में आगे है अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कोई भी अम्ल या क्षारक है वो धातु कार्बोनेट यानी कि जैसे कि धातु, कोई भी हमारा धातु है जैसे सोडियम, तो सोडियम का कार्बोनेट, जैसे सोडियम का कार्बोनेट क्या होगा, Na2CO3, क्योंकि CO3 होता है। ठीक है, Na हो गया हमारा धातु और CO3 हो गया कार्बोनेट, यानी कि धातु कार्बोनेट हो गए। ठीक है, तो अम्ल व क्षारक धातु कार्बोनेट के साथ किस तरह से अभिक्रिया करेंगे, और इसी तरह से अम्ल व क्षारक धातु बाइकार्बोनेट को धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज है, धातु बाइकार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा NaHCO3, यानी कि कार्बोनेट के साथ साथ, धातु में कार्बोनेट के साथ साथ इसमें हाइड्रोजन भी हो, तो इसे कहा जाएगा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर धातु बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, सबसे पहले इसमें देखते हैं अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ किस तरह से अभिक्रिया करता है, उसके बाद देखेंगे अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ किस तरह से अभिक्रिया करेगा। तो ये है अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल, ठीक है, कोई भी अम्ल और धातु कार्बोनेट दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी कि H2O देंगे। ठीक है, हमेशा कोई भी अम्ल हो, अगर किसी भी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद में हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही मिलेगी। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं इसके लिए। अम्ल में लिया है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और धातु कार्बोनेट जैसा कि उदाहरण में भी बताया था वही है। ठीक है, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में बनाएंगे NaCl, जो कि एक लवण होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 और साथ में जल यानी कि H2O। ठीक है, अब देखते हैं अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट यानी कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल जो है वो धातु बाइकार्बोनेट यानी कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तीनों चीजें उत्पाद में मिलती है। चाहे अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे, दोनों में हमें क्या मिल रहा है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यहाँ पर भी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं, बाइकार्बोनेट यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल यहाँ पर है वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, लेकिन यहाँ पर धातु कार्बोनेट था, यहाँ पर आ गया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि धातु बाइकार्बोनेट। धातु बाइकार्बोनेट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उत्पाद में हमें मिलेगा NaCl यानी कि लवण, ठीक है, जो कि एक लवण है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, ये हो गई अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। लेकिन क्षारक की अभिक्रिया का तो उदाहरण हमने लिया नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर एक लाइन लिखी है, क्षारक धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। ठीक है, कोई भी क्षारक जो है वो ना तो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, ना ही धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, सिर्फ अम्ल करता है इसके साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे या अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे, तो गैस कौन सी मिलती है, गैस मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, यहाँ पर भी CO2 और यहाँ पर भी CO2। तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये गैस CO2 है, तो अगले पेज पर देखते हैं कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण किस तरह से किया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण, जो भी गैस निकलने वाली है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तय किस तरह से किया जाएगा। तो इसमें यहाँ पर हमें दिया है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। दूधिया यानी कि सफेद रंग का। जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को डाला जाएगा, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, चूने के पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाएगा, तो जो चूने का पानी है वो सफेद रंग का हो जाएगा। ठीक है, दूधिया यानी कि सफेद रंग। ठीक है, और जो ये अभिक्रिया होगी चूने के पानी की
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये किस तरह से होगी, ये है CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसी को कहा जाता है चूने का पानी। ठीक है, जब इस चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाएगा तो ये उत्पाद में बनाएगा CaCO3 और साथ में जल, यानी कि जो ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जल के अंदर ही बनेगा और ये जल के अंदर अघुलनशील होगा यानी कि सस्पेंडेड होगा। ठीक है, जिस तरह से चौक पाउडर पानी के अंदर होता है कुछ उसी तरह से इसके कारण जो पानी है, चूने का पानी है, वो सफेद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे दिया है हमें अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर जो भी ये उत्पाद बनेगा, ये उत्पाद बनने के बाद भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें से प्रवाह कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उत्पाद जो है CaCO3 और साथ में H2O, ये आ गया यहाँ पर CaCO3 और H2O, ये बनने के बाद भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह हमने जारी रखा, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बंद नहीं किया उसमें। तो ये अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनाएगा जो होगा CaHCO3। यहाँ पर तो इस विलयन का रंग जो है वो दूधिया यानी कि सफेद होता है। अगर हम इसमें से और भी कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसका रंग जो है वो दूधिया, ठीक है, पहले इसका जो चूने का पानी है इसका रंग बिल्कुल पानी की तरह होता है, जैसा पानी का मतलब कलरलेस, कोई भी रंग नहीं होता। जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे तो दूधिया, अगर और ज्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से गुजारेंगे तो वापस कलरलेस हो जाएगा, यानी कि जैसा पानी होता है बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। अब ये होगा क्यों? CaCO3 जो है वो बिल्कुल चौक पाउडर की तरह होता है, जो स्कूल में चौक यूज किए जाते हैं बिल्कुल उस तरह का होता है, ये जल के अंदर बनेगा। ठीक है, और चौक पाउडर को अगर हम पानी में डालते हैं तो उस पानी को सफेद भी कर देता है। ठीक है, इस तरह से होगा ये मान लीजिए विलयन दिया गया है हमें इस बीकर में, ये क्या करेगा, पानी को सफेद भी कर देगा और नीचे की तरफ बैठ भी जाएगा, यानी कि पानी में जो चौक पाउडर है वो अघुलनशील होता है। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स जो है छोटे छोटे कण है इसके पानी को सफेद कर देंगे। लेकिन जो ये है CaHCO3, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जल में घुल जाता है, जैसे चीनी पानी में घुल जाती है, पता भी नहीं चलता, बिल्कुल पानी वैसा का वैसा ही रहता है उसका रंग, उसी तरह से ये पानी के अंदर घुल जाता है और जो दूधिया रंग यानी कि सफेद रंग ये प्रदान करता है ये गायब हो जाता है। ठीक है, इसे डायग्राम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये पाइप जो लगी है, ये पाइप नहीं है, ठीक है, ये स्थिर है। ठीक है, यानी कि इसे हिलाने के लिए एक डंडी है जो इसे जो भी विलयन है अंदर इसको हिलाने के लिए। इसमें अंदर जो तरल पदार्थ है वो है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किताब में जो डायग्राम दिया उसमें मेथनोइक अम्ल दिया गया है, तो कोई भी अम्ल ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हैं, मेथनोइक अम्ल, और कोई भी धातु कार्बोनेट, यहाँ पर धातु कार्बोनेट है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। तो HCl और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया में हमें एक लवण मिलेगा, जल मिलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिर्फ जो बनेगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। इस कोर्क की वजह से बाहर तो निकल नहीं पाएगी, यहाँ पे कोर्क की वजह से जो गैस होगी इस पाइप की सहायता से इसमें जाएगी, दूसरी टेस्ट ट्यूब में जाएगी। इसमें पहले से जो है वो है चूने का पानी। ठीक है, यानी कि CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पहुंचेगी, जैसे ही इसमें पहुंचेगी ये दूधिया होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूधिया रंग होने के बाद और भी अगर हमने इसे नहीं हटाया, इसमें से लगातार गैस इसमें आ रही है, हमने नहीं हटाया, तो इसका रंग जो है वो पहले जैसा यानी कि बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा। ठीक है, अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणों में आगे है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, यानी कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ किस तरह से अभिक्रिया करेंगे। तो देखते हैं, इसमें कोई भी अम्ल हो हमारे पास और कोई भी क्षारक हो, इन दोनों की जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो ये हमें उत्पाद में हमेशा लवण और जल यानी कि H2O देंगे। ठीक है, हमेशा कोई भी अम्ल हो कोई भी क्षारक हो, दोनों को मिलाया जाएगा यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हमेशा हमें लवण और जल ही मिलेगा उत्पाद में। एक उदाहरण देख लेते हैं। अम्ल में यहाँ पर है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षारक में है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक। ठीक है, ये अम्ल और ये क्षारक अभिक्रिया करके बनाएंगे NaCl यानी कि ये लवण है। ठीक है, एंड सोडियम क्लोराइड लवण और जल यानी कि H2O। ठीक है, हमेशा लवण और जल बनेगा अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया। ठीक है, और जो ये अभिक्रिया है अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये। जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया
कहा जाता है। जब कोई भी अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरफ अम्ल और क्षारक है, लेकिन इस तरफ कोई भी अम्ल और क्षारक नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके लवण और जल बना दिया उत्पाद में। ठीक है, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करना और साथ में लवण और जल का निर्माण करना, इस तरह की जो अभिक्रिया होगी अम्ल और क्षारक की, उसे कहा जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में आगे है अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। कोई अम्ल है, उसके साथ कोई भी धात्विक ऑक्साइड यानी कि धातु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ा हो, ठीक है, उसे कहा जाएगा धातु